जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एचपी टेट केमिस्ट्री की सीरीज आपको लेके आए हैं, जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ये वीडियोस रहने वाली है। इससे पहले वाली वीडियोस हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ये वीडियो से आपको 100% क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 8th में भी ये चैप्टर है और क्लास 10th में भी ये चैप्टर है। मैं दोनों क्लास को कंबाइन करके आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस आपके लिए आपको पसंद आई होगी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें। इससे मुझे मालूम मेटल्स होते क्या है। तो मेटल, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेफिनेशन, द मेटेरियल हार्ड लस्ट्रस मेलेबल डक्टाइल सोनरस एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स की डेफिनेशन है, ये इसकी क्या रहती है, प्रॉपर्टीज भी रहती है। तो मेटल जनरली क्या होते हैं दोस्तों, मेटल जनरली हमारे पास नेचर में कैसे होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकदार होते हैं, LUSTROUS। तो लस्ट्रस रहते हैं। मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या है दोस्तों, मेलेबल है हमारे पास कि ये हम इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डक्टाइल, डक्टाइल DUCTIL। डक्टाइल्स क्या होते हैं, हम मेटल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स को हम इतना प्रेस करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, वायर बन जाए। सोनरस, सोनरस का मतलब वो क्या होता रहता है दोस्तों, इसका मतलब है हमारे पास ये कैसे साउंड पैदा करते हैं। सोनर, ये मेटल्स को क्या बोलते हैं, हम सोनरस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर रहते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये इसकी मेटल्स की प्रॉपर्टी थी। और मेटल्स की दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कई बार एग्जाम में भी आ रखी है। मेटल्स कैसे होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, ELECTRO, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो उनपे कौन सा निशान आता है, पॉजिटिव निशान आता है। इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, ये डोनेट कर सकते हैं। तो ये मेटल की कुछ प्रॉपर्टी थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं दोस्तों, मेलेबल होते हैं। मेलेबल में सबसे अच्छा गुड जो हम मोस्ट मेलेबल मेटल्स बोलते हैं वो कौन सा होता है, हमेशा गोल्ड होता है। गोल्ड सबसे अच्छा मोस्ट मेलेबल है। मेलेबल क्या होते हैं दोस्तों, जो वायर, जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेलेबल बोलते हैं। तो गोल्ड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिल्वर, सिल्वर भी क्या है हमारे पास, गुड मेलेबल है। डक्टाइल, डक्टाइल क्या होते हैं, जो जिस मेटल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम डक्टाइल बोलते हैं। जैसा आपका कॉपर हो गया, कॉपर क्या है सबसे अच्छा गुड डक्टाइल है। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, स्टील हो गया। ये सारे दोस्तों क्या है, हम उनको सब में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, किसमें, नेचर में। नेक्स्ट आपका मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला फैक्टर है आपके पास कि मेटल्स के बेस्ट कंडक्टर कौन होते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में कौन माना जाता है, तो वो माना जाता है हमारे पास सिल्वर। और बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया, सिल्वर और कॉपर हमेशा क्या माना जाते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वैसे जनरली मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पर हमारे पास एक लेड, एक कौन सा, लेड, और एक मरकरी, MERCURY। लेड और मरकरी एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसी मेटल जिसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ऐसी कौन सी मेटल जिसका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो है हमारे पास गैलीलियम। गैलीलियम एक ऐसी मेटल है जिसका हमारे पास सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये तो एचपी टेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार मैं बोल रहा हूं, कम से कम 5 या 6 बार या 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए। तो मेटल्स, ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन सी रहती है दोस्तों, मरकरी। और मरकरी का साइन क्या होता है, Hg से हम इसको डिनोट करते हैं। सबसे हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्डेस्ट मेटल क्या रहती है हमारे पास, क्रोमियम रहती है। तो इन्हीं से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो आप जनरली अपने कॉपी में इनके नोट्स बना लें, नहीं तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमें पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सी मानी जाती है? तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल मानी जाती है हमारे पास टंगस्टन। टंगस्टन आपने देखा होगा बल्ब, ठीक है दोस्तों, बल्ब के अंदर क्या होता है, अब तो एलईडी बल्ब चल पड़े, बट जो पुराने बल्ब होते थे उनके अंदर क्या होते थे दोस्तों, दो रॉड लगी होती थी। दो रॉड के अंदर एक छोटा सा इस तरीके का क्या लगा होता था, एक फिलामेंट लगा होता था। वो किससे बना होता है दोस्तों? जनरली किससे बना रहता था? टंगस्टन से बना रहता है। क्यों वो फिलामेंट टंगस्टन से बना रहता है? क्योंकि वो क्या रहती है, हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल रहती है। स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या रहते हैं दोस्तों, हाई रहते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग आपके पास 5555 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 5555 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है टंगस्टन का। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और ये बहुत बार कंफ्यूज भी करता है। तो आपको जनरली बता दूं, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो 3380 डिग्री रहता है। कई बुक्स में ये दोस्तों 3422 डिग्री भी दे रखा है। तो आपने जनरली अगर आपको 3380 है ऑप्शन में, तो आपने जनरली यही टिक करना है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में यही मेंशन है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है हमारे पास? 3380 डिग्री रहता है, 3380 डिग्री रहता है। और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर भी आपको बता दूं कितना रहता है, 74 रहता है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे मेटल्स के, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं जनरली दोस्तों? नॉन मेटल्स क्या रहते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है इनका? जनरली लो रहता है, ठीक है। ये हमेशा क्या रहते हैं? बैड कंडक्टर रहते हैं, किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और नेचर में दोस्तों ये क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जो हमारे पास मेटल थे वो क्या थे दोस्तों? इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे। और जो हमारे पास नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं नेचर में? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देख रखा होगा, जनरली इस साइड क्या रहते हैं दोस्तों? मेटल्स रहते हैं। फिर इस साइड क्या आ जाते हैं हमारे पास? इस साइड क्या आ जाते हैं हमारे पास? जनरली नॉन मेटल्स रहते हैं। इस साइड क्या रहते हैं? नॉन मेटल। और इन्हीं के बीच दोस्तों एक जिग जैग जैसी लाइन होती है, जो क्या रहती है हमारे पास? मेटलॉइड्स रहती है। तो जनरली नॉन मेटल्स क्या रहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो आपने देखा रखा होगा सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? फ्लोरीन रहता है। और फ्लोरीन हमारे पास फ्लोरीन से पहले वैसे तो नोबल गैस भी रहती है, पर हम नोबल गैस हमेशा क्या रहती है? स्टेबल रहती है। तो हम फ्लोरीन को ही लेते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या रहता है दोस्तों? इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और जनरली फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या रहती है? क्या रहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं नेचर में। तो नेक्स्ट आपके पास नॉन मेटल्स हमारे पास कितने हैं दोस्तों प्रेजेंट? कितने नॉन मेटल्स हमारे पास प्रेजेंट है? तो आपको बता दूं, नॉन मेटल्स हमारे पास 17 नॉन मेटल्स हमारे पास क्या है? प्रेजेंट है। 17 नॉन मेटल में से 11 क्या है दोस्तों? गैसेज है। 11 क्या है हमारे पास? गैसेज है। 11 क्या है हमारे पास? गैसेज है, ठीक है। एक हमारे पास क्या है दोस्तों? लिक्विड है। एक हमारे पास क्या रहता है? लिक्विड रहता है। और 5 हमारे पास क्या रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। तो आपको दो टोटल कितने होगी दोस्तों? 11 और 5, 11 और 1 12 और 5 17, ठीक है। तो टोटल नॉन मेटल्स कितने रहते हैं हमारे पास? 17 रहते हैं। 11 गैसेस कौन कौन सी रहती है मैं आपको मेंशन कर दूं। 11 गैसेस में आपने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ नीचे जैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? गैस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आर्गन होगी। नेक्स्ट आपके पास हीलियम होगी। नेक्स्ट आपके पास नियॉन होगी। नेक्स्ट आपके पास जिनॉन हो गई। नेक्स्ट आपका क्रिप्टन हो गई। नेक्स्ट आपके पास रेडॉन होगी, ठीक है दोस्तों, रेडॉन होगी। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन के बाद आपका नाइट्रोजन एक गैस है, N2 एक गैस है। फ्लोरीन हो गया आपके पास। और लास्ट कौन सी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बच गई दोस्तों। एक कौन सी रहती है हमारे पास? क्लोरीन। एक कौन सी रहती है हमारे पास? क्लोरीन। तो कितनी गैसेज है हमारे पास? 11 नॉन मेटल गैसेज है। एक दोस्तों क्या हमारे पास? लिक्विड है। और ऐसी बार बार क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करता है। हम क्या करते हैं दोस्तों एग्जाम में? सिर्फ ये पढ़ते हैं कि लिक्विड कौन सा रहता था, जनरली वहां पे हम क्या टिक कर देते हैं? मरकरी टिक कर देते हैं। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सी नॉन मेटल लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो उसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ब्रोमीन रहेगा। उसका आंसर क्या रहेगा? ब्रोमीन रहेगा।
और अगर पूछा हो आपसे कि कौन सी ऐसी मेटल है, मेटल्स पूछा हो अगर आपको कि कौन सी ऐसी मेटल है, तो जनरली जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल कौन सी रहती है दोस्तों, मरकरी रहती है, जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं। और ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, नॉन मेटल जब पूछा होगा तो नॉन मेटल कौन सी जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो रहती है हमारे पास ब्रोमीन, Br। तो ये आपने लर्न करना। और हम क्या करते हैं, जनरली क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और जल्दी जल्दी वहां पे टिक कर देते, बाद में हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमसे गलत हो गया। आपको आता भी होगा तब भी हम क्या करते, उसको गलत कर देते। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर को टिक करना। तो नेक्स्ट आपके पास सॉलिड, हमारे पास कितने सॉलिड है, नॉन मेटल, नॉन मेटल हमारे पास 5 सॉलिड। 5 सॉलिड कौन कौन से दोस्तों, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और सेलेनियम। तो ये हमारे पास 5 ऐसे नॉन मेटल्स है जो कि आपके पास सॉलिड रहते हैं, किसमें, रूम टेम्परेचर पे। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे हम नॉन मेटल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरली ये सारी चीजें मैंने यहां भी लिख रखी है। तो पहला फैक्टर आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सी नॉन मेटल लिक्विड रहती है। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दे दो। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी नॉन मेटल है, नॉन मेटल कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे, तो वो कौन सी रहती है दोस्तों, ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या होना था, ब्रोमीन रहती है। नेक्स्ट आपके पास एक और फैक्टर मैं बताऊंगा, सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सी है, सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सी थी। अगर मैंने पूछा तो यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सी है, तो सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सी थी, क्रोमियम। यहां पूछा सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सी है, तो सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सी दोस्तों, डायमंड है, डायमंड है नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, बैड कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। पर एक ऐसी नॉन मेटल है, एक ऐसी नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर रहती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर रहती है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो गुड कंडक्टर रहती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, वो रहती है ग्रेफाइट। उसका आंसर क्या होना था दोस्तों, ग्रेफाइट। और आपको मैं बता दूं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही हमारे पास कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप्स है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है दोनों ही, डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है और आपका डायमंड में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। पर ऐसी नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर रहती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या रहती है, ग्रेफाइट रहती है। और ऐसी नॉन मेटल जो हार्डेस्ट रहती है वो क्या रहती है, डायमंड रहती है। नेक्स्ट आपका ऐसी नॉन मेटल, ऐसी नॉन मेटल, अभी सिर्फ हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। और अगर मैंने आपको पूछा होगा कि ऐसी कौन सी मेटल है, मेटल जो कि जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, वो कौन सी थी दोस्तों, गैलीलियम थी। पर अगर आया क्वेश्चन की ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कौन सी ऐसी रहती है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है, वो रहती है हमारे पास हीलियम। और लास्ट क्वेश्चन आपका, वैसे जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो चमकदार नहीं होती, ठीक है, पर एक ऐसी नॉन मेटल है जो चमकती है, ठीक है दोस्तों, लश्युरस होती है जो नेचर में, तो वो कौन सी दोस्तों, आयोडीन। वो कौन सी है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि लश्युरस रहती है, किसमें, लश्युरस रहती है, लश्युरस इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको धूप में रख दोगे आयोडीन, तो आपको लगेगा कि वहां आपने क्या रखा है, एक शीशा रखा है, मिरर रखा है। तो आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि क्या रहती है, चमकदार रहती है, लश्युरस रहती है नेचर में। तो ये आपके पास फैक्टर थे, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सी रहती है हमारे पास, ब्रोमीन रहती है। नेक्स्ट आपके पास हार्डेस्ट नॉन मेटल कौन सी रहती है हमेशा, डायमंड रहती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी रहती है, ग्रेफाइट रहती है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल में किसका रहता है, हीलियम का रहता है। लश्युरस नॉन मेटल कौन सी रहती है, आयोडीन रहती है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो हमारे पास जनरली मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या रहते हैं, हमेशा बेसिक इन नेचर रहते हैं। ये आपको पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या रहते हैं, बेसिक इन नेचर रहते हैं। मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या रहते हैं, बेसिक इन नेचर रहते हैं। और आपके पास क्या बोलते हैं, नॉन मेटल हमेशा क्या रहते हैं, एसिडिक इन नेचर रहते हैं। नॉन मेटल हमेशा क्या रहते हैं, एसिडिक इन नेचर रहते हैं। तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं इसका पॉइंट्स। ठीक है, हमेशा ऑक्साइड क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ऑक्साइड्स होते क्या है। ऑक्साइड कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, कोई भी मेटल, मान लो कोई मेटल ले लिया हमने, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बना देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, MgO बना देता है। लास्ट में हमेशा याद रखना, अगर लास्ट में O लगा हो किसी मेटल के साथ,
तो वो उसके वो क्या रहते हैं, ऑक्साइड्स रहते हैं। वो हमेशा क्या रहते हैं, लास्ट में जब भी आपको मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ लास्ट में जब भी ओ लगा होगा तो वो क्या रहेंगे, ऑक्साइड रहेंगे। एक होता है दोस्तों हाइड्रो ऑक्साइड, एक क्या रहता है, हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड रहता है। तो हाइड्रो ऑक्साइड क्या रहता है आपका, NaOH। ठीक है, तो आपने इसका नाम भी पढ़ा होगा, क्या रहता है, सोडियम। NaOH को क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास OH ग्रुप होगा मेटल के साथ, मेटल या नॉन मेटल के साथ जब भी लास्ट में क्या लगाओ, OH लगाओ, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। ये जनरली आपने लर्न कर लेना। ठीक है, अगर लास्ट में O लगाओ तो ऑक्साइड, और लास्ट में OH लगाओ तो क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल के आपके लिए बता दूं, CO2। ठीक है दोस्तों, CO2 क्या हमारे पास, C से क्या बना, कार्बन, C से क्या बना, कार्बन, और लास्ट में O लगा तो क्या होगा, ये ऑक्साइड होगा, लास्ट में होगा कार्बन ऑक्साइड। ठीक है, पर कितने O लगे दोस्तों, 2 लगे, 2 O कितने प्रेजेंट इसमें, 2 प्रेजेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, डाई ऑक्साइड। तो ये क्या बना दोस्तों आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। वैसे ही सेम दोस्तों MgO हो गया। ठीक है, Mg क्या है, मैग्नीशियम, Mg क्या है, मैग्नीशियम, लास्ट में O प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आपको एक ये फैक्टर थे। ठीक है, उसके बाद आपको जनरली क्या, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट और बात बताई कि मेटल्स के जब भी ऑक्साइड बनते हैं, मतलब मेटल्स के जब भी ऑक्साइड बनेंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड बनेंगे, मेटल के जब भी ऑक्साइड बनेंगे क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड। वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं। वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर में। और जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, किसके, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, वो क्या रहते हैं, हमेशा एसिडिक रहते हैं नेचर में। क्या रहते हैं, वो हमेशा एसिडिक रहते हैं नेचर में। तो आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाता हूं। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको और आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एग्जाम्पल है आपका, एक है आपके पास CO2, एक है आपके पास SO2, एक है आपके पास Na2O, और एक है आपका P2O5। ये आपका 4 ऑप्शन है, CO2, SO2, Na2O और P2O5। आपने इन चारों में से बताना किसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, किसके ऑक्साइड इन चारों में से बेसिक होते हैं नेचर में। तो आपको जल्दी से इसका आंसर, जिन लोगों को पता लग गया वो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, कौन से ऐसे ऑक्साइड है इन चारों में से, CO2, SO2, Na2O और फास्फोरस के ऑक्साइड, जो कि नेचर में क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे। तो आपको मैं बता देता हूं कि कौन से ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। ये आपको पता है कौन से ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल के ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड क्या रहते हैं, हमेशा बेसिक रहते हैं, किसमें, मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं नेचर में। तो आपके पास 4 ऑप्शन थे। एक था आपका CO2, तो C क्या है, कार्बन है, तो कार्बन क्या है दोस्तों, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। सल्फर भी क्या आपके पास, नॉन मेटल है। ठीक है, फास्फोरस भी क्या आपके पास, नॉन मेटल है। आपके पास सिर्फ सोडियम, सिर्फ एक ऐसा सोडियम है जो कि नेचर में क्या है, मेटल है, जो कि नेचर में क्या है, मेटल है। और मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं। तो जो आपका आंसर होना था वो क्या रहना था, Na2O। मेटल के ऑक्साइड क्या रहते हैं, हमेशा बेसिक रहते हैं नेचर में। और CO2, SO2, P2O5 एक है, सारे नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स हमेशा कैसे रहते हैं नेचर में, एसिडिक रहते हैं। मतलब CO2, SO2, P2O5 ये सारे क्या रहेंगे नेचर में, एसिडिक रहेंगे। सिर्फ एक सोडियम के ऑक्साइड है जो कि क्या रहेगा, बेसिक रहेगा नेचर में, क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल है, और सोडियम के साथ O लगा तो मेटल ऑक्साइड क्या रहते हैं, हमेशा बेसिक रहते हैं नेचर में। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके दोस्तों बेसिक क्लियर है तो टैट निकालना बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर आपने बेसिक से पढ़ा होगा, कई बार आप क्या करते हैं, प्रीवियस वीडियोस देख लेते हैं। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख ली, आपने कंटेंट नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जा रहे, वहां से आपका टैट निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल रह जाता है। आपके 86 आ रहे, 87 आ रहे, 80 आ रहे, 81 आ रहे। ठीक है, एक 2 नंबर से आप रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आप प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो आपको बता दूं, जनरली वीडियो लंबी हो सकती है, पर आपको पूरा बेसिक से करवाया जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत हो जाए। तो बस हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को
हमेशा प्रेस करें, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट आपको इसी का ही एक आपको फैक्टर बताऊंगा, इसी का ही एक फैक्टर बताऊंगा। तो इसका जो फैक्टर है, एक वैसे आज तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, पर जनरली आप इसको अपने पास रख लो, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको एग्जाम भी टफ होते जा रहे हैं। तो एक आपको बता दूं, पोटाशियम, पोटाशियम एक फैक्ट और बता दूं, पोटाशियम का जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, पोटाशियम के जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, पोटाशियम क्या है दोस्तों, KO2, KO2। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, KO2 रहता है। पोटाशियम का सुपर ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, H2O2 बनाता है। H2O2 को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसको अपने पास रख लो, सेव कर लो, अपने पास स्क्रीनशॉट खींच लो। तो जब भी पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड का, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, KO2। तो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ ट्रीट करता है तो एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है, साथ में आपके पास KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो दोस्तों लास्ट में क्या लगा, OH लगा, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये एक है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि जो पोटेशियम के सुपर ऑक्साइड है वो जनरली वाटर के साथ मिलके क्या बनाते हैं, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वो बनाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपका मेटल रिएक्ट विद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जनरली मेटल जो होते हैं वो किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं, और किस, कौन से पानी के साथ, कौन से वाटर के साथ वो रिएक्ट करते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया है। तो आपको मैं एक बता दूं, यहाँ पे जनरली जो मेटल्स रहते हैं हमारे पास, जैसे मान लो कौन सी मेटल की बात करेंगे हम, सोडियम, पोटाशियम, मैं इसको मिटा लूं, आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी साथ साथ ही। पोटाशियम, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये जो तीन मेटल्स है, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये किस किस पानी के साथ रिएक्ट करती है, तो जनरली ये करती है हमेशा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट। किसके साथ रिएक्ट करती है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। कौन कौन सी, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। अगर आपने ट्रिक याद करना तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कनिका, कनिका एक लड़की है जो पानी में जाने से क्या करती है, ठंडे पानी में जाने से क्या करती है, डरती है। तो कनिका, कनिका से आप याद कर सकते हैं, क से पोटाशियम, एन से सोडियम, और का से क्या बनेगा, कैल्शियम। तो कनिका एक ऐसी लड़की है जो कि किससे डरती है, ठंडे पानी में जाने से डरती है। तो पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपका हॉट वाटर, तो हॉट वाटर के साथ आपके पास कौन कौन से ट्रीट करते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम करता है, टिन करता है दोस्तों, ठीक है, और टाइटेनियम, टाइटेनियम। ये तीनों जो है हमारे पास, मेनली मैग्नीशियम दोस्तों, मेनली एग्जाम में मैग्नीशियम ही पूछते हैं, पर मैग्नीशियम, टिन और टाइटेनियम, ये तीनों दोस्तों किस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमेशा किस, हॉट वाटर के साथ ये एकदम से क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। आपने सुना भी होगा दोस्तों, जो हमारे पास पोटेशियम और आपका सोडियम है उसको हम किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं केरोसिन ऑयल में स्टोर, क्योंकि वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। सोडियम आप जनरली वाटर में फेंकेंगे तो वहां पे धमाका हो जाएगा, आपके पास बम बन जाएगा एक प्रकार से। तो सोडियम बहुत जल्दी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और तीनों ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं। हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम, टिन और टाइटेनियम रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टीम, नेक्स्ट क्या आपका स्टीम वाटर, तो स्टीम वाटर के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों दोस्तों किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एक बार दोस्तों एचपीटेट में क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन किसके साथ रिएक्ट करता है। कनिका आपके साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम, टिन, टाइटेनियम आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक हमेशा स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी मेटल है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसी मेटल है कॉपर, जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती, ना वो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करती। तो वहां पे एक क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है क्या पूछा था उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती।
तो कॉपर एक ऐसी मेटल है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो नेक्स्ट है आपके पास, यही फैक्टर मैंने यहां बता रखे हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूं, देखो यहां पे देखोगा मेटल्स के ऑक्साइड, मेटल्स के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों जनरली, जल्दी से मुझे बताओ। मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड रहते हैं वो क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं नेचर में। वो क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं हमेशा नेचर में। पर दो ऐसे मेटल के ऑक्साइड हैं जैसे एल्यूमिनियम, ये एग्जांपल याद कर लेना दोस्तों, Al2O3, एक एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और एक जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, ये बिहेव करते हैं दोस्तों दोनों, ध्यान से देख लेना, ये बिहेव करते हैं हमारे पास एसिड भी, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं कौन कौन से, एल्यूमिनियम के और जिंक के ऑक्साइड होते हैं, वो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं नेचर में। पर एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड क्या रहते हैं, हमेशा एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। और जो चीज दोनों बिहेव करे, एसिड भी बिहेव करे और बेस भी बिहेव करे, उन्हें हम बोलते हैं एम्फोरेटिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों उनको, हम बोलते हैं एम्फोरेटिक, AMPHORTIC, एम्फोरेटिक ऑक्साइड। तो कौन से ऐसे दो एम्फोरेटिक ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों बिहेव करते हैं, तो कौन से दो ऐसे एम्फोरेटिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3 और जिंक के ऑक्साइड। वो कैसे बिहेव करते हैं, एसिड भी बिहेव करते हैं आपका और बेस भी बिहेव करते हैं। यही आपको एक इक्वेशन भी लिखा दूं, जल्दी जल्दी से हम एक इक्वेशन करेंगे। आपको पूरा बेस से, पूरा दोस्तों जनरल से लेके आपको एडवांस तक का पढ़ाया जाएगा। आपने बस हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में एक छोटा सा हर्ट करना मत भूलना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो आपको बता दूं जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दो बॉक्स बना देता हूं मैं, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे HCl के साथ और एक ट्रीट करेंगे NaOH के साथ, ऐसा ही आपको एनसीईआरटी में ये इक्वेशन मेंशन है, इसलिए जो एनसीईआरटी में है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा एचपीटेट के लिए। तो Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता तो ये बना देता दोस्तों हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 ये बना देता है। और जब ये NaOH के साथ ट्रीट करता है तो ये बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 ये बना देता है। जो AlClO3 होता है ये क्या होता है दोस्तों, नेचर में लुईस एसिड बिहेव करता है, और ये एग्जाम्पल भी है किसका, लुईस एसिड का। और जो आपके पास क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट बना, सोडियम एल्यूमिनेट मैं यहां लिख लेता हूं, सोडियम जो एल्यूमिनेट बना ये कैसा होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्गली बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आप देख रहे होंगे जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था वो आपके पास लुईस एसिड भी बना, और जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था वो क्या बना आपका, स्ट्रॉन्गली बेस भी बना। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में, एम्फोरेटिक ऑक्साइड होता है। और आपके पास एम्फोरेटिक ऑक्साइड कितने होते हैं, आपका दो एम्फोरेटिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। वो कौन से होते हैं हमेशा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो यही आपके पास यहाँ पे मैंने पीडीएफ में लिखा है, आपको पीडीएफ भी बता दूं कि देखो दोस्तों, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, जनरली मेटल्स क्या रहते हैं, बेसिक रहते हैं नेचर के, बट एक्सेप्ट कौन कौन से, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड शो एसिड एज वेल एज बेसिक इन नेचर। और जो एसिड और बेसिक दोनों बिहेव करे उन्हें क्या बोलते हैं हम, एम्फोरेटिक बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एम्फोरेटिक बोलते हैं नेचर में। नेक्स्ट आपका कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद, कॉपर किसका रिएक्ट करता है, ना स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता। नेक्स्ट आपका फास्फोरस, फास्फोरस ये भी इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस को हम कहां स्टोर करते हैं दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, फास्फोरस को हम कहां स्टोर करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, जो आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है। फास्फोरस क्या है, एक आपको बता दूं, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से ही वो एग्जाम में पूछते हैं। फास्फोरस एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको हम स्टोर करते हैं कहां, कोल्ड वाटर में। जिसको हम कहां स्टोर करते हैं, कोल्ड वाटर में स्टोर करते हैं। जनरली फास्फोरस आपके पास कहां, आपके पास ऑक्सीजन के साथ वो जनरली क्या रहती है, वेरी रिएक्टिव रहती है, एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, ठीक है। तो इसलिए फास्फोरस को हम किस में स्टोर करते हैं, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, विच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन ए कोल्ड वाटर। तो आप वहां पे क्या कर दोगे दोस्तों, सोडियम लिख के आ जाओगे, वहां पे क्या आंसर में क्या होगा, सोडियम भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, सोडियम रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, ना कि स्टोर होता है कोल्ड वाटर के साथ। तो ऐसी कौन सी नॉन मेटल है
जो कि स्टोर करते हैं हम किसमें, कोल्ड वाटर में। तो वो कौन सी ऐसी नॉन मेटल है, फास्फोरस ऐसी नॉन मेटल है जिसको हम स्टोर करते हैं किसमें, कोल्ड वाटर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि मेटल, ये भी अपने पास लिख लो, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करते हैं, H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में एक साउंड भी आती है जिसको बोलते हैं हम पॉप साउंड, एकदम से पटाक की आवाज आती है, पॉप साउंड जिसको हम बोलते हैं। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यही हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स थे, सारे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट है आपके पास एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया क्या होता है ये भी आपको बता दूं, कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्लस HNO3 को हम क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया बोलते हैं। मतलब HCl प्लस HNO3 को हम क्या बोलते हैं, एक्वा रीजिया बोलते हैं। और इसका यूज कहां करते हैं हम, गोल्ड, इसका यूज कहां करते हैं हम, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने में, गोल्ड और प्लेटिनम को क्या करने में, DiSOLVED डिसॉल्व करने में हम इसका यूज करते हैं, किसका, एक्वा रीजिया का। और इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, HCl की हमेशा 3:1 में रहती है, मतलब 1 किसकी रहती है, HNO3 की रहती है, और 3 किसकी रहती है, HCl की रहती है। एक और चीज आपको, एक और फैक्टर यही बता दूं कि जो आपके पास HNO3 है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से पूछा था कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे हम जब रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे वहां भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्या ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। आप अभी जनरली इतना लर्न कर लो कि जो HNO3 होता है वो आपके पास क्या रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। नेक्स्ट है आपके पास गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है दोस्तों, जब भी आपके पास किसी आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आयरन को, लोहे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस पर किसकी कोटिंग कर देते थे, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। कि कोटिंग ऑफ आयरन विद द थिन लेयर ऑफ जिंक, आयरन पे जब भी, लोहे पे जब भी जिंक की कोटिंग कर देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो जल्दी से दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में मैं बता दूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना दोस्तों। क्या कोरोजन और रस्टिंग एक चीज है, या कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जिन बच्चों को ये पता है कोरोजन और रस्टिंग में क्या डिफरेंस है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दें। आपको मैं बता भी देता हूं अभी साथ साथ ही, कोरोजन क्या होता है दोस्तों, दी प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स, मतलब ऐसी प्रोसेस मेटल पे, किसी मेटल पे जंग लगने को, किसी मेटल पे जंग लगने को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। पर अगर वो मेटल आयरन है, अगर वो मेटल आयरन है और अगर आयरन पे, लोहे पे जंग लग रहा है तो उसे बोलेंगे हम रस्टिंग। पर अगर कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स पे अगर जंग लग रहा है उसे हम बोलते हैं कोरोजन। ध्यान से सुनना दोस्तों, यही डिफरेंस है कोरोजन और रस्टिंग में। कोरोजन भी जंग होता है पर रस्टिंग भी जंग होता है, बट अगर जंग आपका लोहे पे लग रहा है तो हम रस्टिंग वर्ड का यूज करते हैं, और अगर आपका जंग ऐसे जनरली लग रहा है, किसी कॉपर पे लग रहा है, एल्यूमिनियम पे लग रहा है, तो हम यूज करते हैं कोरोजन का। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है पीडीएफ में, ठीक है, इसको आप अपने पास ही रख लो। एक थर्मिस्ट रिएक्शन होती है, THERMIT, थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन क्या होती है आपको जनरली बता दूं कि जब भी आयरन के ऑक्साइड Fe2O3 प्लस 2Al जब भी एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का यूज हम किस लिए करते हैं, रेलवे, जब भी रेलवे लाइन में क्रैकिंग होती है, रेलवे लाइन में जब भी क्रैकिंग होती है उसको जोड़ने में हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो थर्मिट रिएक्शन क्या होती है, जब भी आयरन के ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम को मिक्स करते हैं तो कौन सी रिएक्शन बन जाती है, वो थर्मिट रिएक्शन बन जाती है। और जनरली दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, सभी का आंसर मैं साथ साथ दे रहा हूं, पर रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी तक मैंने सबके आंसर आपको साथ साथ बता दिए, पर इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा।
जनरली मुझे आपने लिख के बताना है रस्टिंग का फॉर्मूला क्या रहता है। तो नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट अलॉयज। तो इंपॉर्टेंट अलॉयज, इससे भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं या प्रीवियस पेपर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस जो कि आपको 2012 से लेके 2025 तक की सॉल्व करवाई हुई मिल जाएगी। आप उन पेपर्स को देख लें, फिर आप कंटेंट पढ़ें, फिर आपको पता लग जाएगा जो हमारा कंटेंट है वो आपके लिए कितना यूजफुल है। 100%, 100 कम से कम 90% तो हम आपको गारंटी देते हैं इसी कंटेंट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अलॉय, तो आपको मेनली इंपॉर्टेंट अलॉय आपको पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी चल जाती है। तो मेनली अलॉय कौन कौन से दोस्तों हमारे पास? ब्रास किससे बना होता है दोस्तों? ब्रास बना होता है हमारे पास कॉपर और जिंक से। ब्रास किससे बना है? कॉपर और जिंक से, Cu प्लस जिंक से। और कॉपर की परसेंटेज कितनी दोस्तों? इसमें 80% कॉपर रहता है और आपके पास जिंक कितना रहता है? यहाँ पे 20% जिंक रहता है। नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होते हैं दोस्तों? ब्रॉन्ज हमारे पास किससे बना होता है? कॉपर प्लस टीन को Sn लिखते हैं, ब्रैकेट में टीन भी लिख देता हूं। तो कॉपर की परसेंटेज इसमें 90% रहती है। परसेंटेज वैसे एग्जाम में नहीं आई है आज तक, पर आप परसेंटेज अगर लर्न कर सकते हो तो कर लो। नेक्स्ट आपका जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्या आपके पास? जर्मन सिल्वर। तो जो आपका जर्मन सिल्वर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है दोस्तों? आपके पास कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये तीन चीजें प्रेजेंट है। कॉपर इसमें 60% रहता है, जिंक आपके पास 25% रहता है और निकल आपका लगभग 15% रहता है। नेक्स्ट आपके पास बेल मेटल, जो स्कूल में बेल वगैरह होती है उसमें दोस्तों कौन कौन सी आपके पास बेल मेटल्स होती है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है? उसमें रहता है कॉपर प्लस टिन, Sn टिन को लिखते हैं। तो कॉपर उसमें 80% रहता है और टिन आपके पास कितनी रहती है? 20% रहती है। नेक्स्ट आपके पास रोल्ड गोल्ड। नेक्स्ट क्या आपके पास? रोल्ड गोल्ड। यहाँ पे दोस्तों गलत है, निकल नहीं होना था, यहाँ पे क्या होना था? एल्यूमिनियम होना था। तो इस बात का ध्यान रखें, पीडीएफ में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखा करें। मैं जहां भी कोई गलती होती है वहीं पे मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ी सी गलत है। तो रोल्ड गोल्ड किससे बना होता है आपका? रोल्ड गोल्ड बना होता है आपका कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, जिसमें कॉपर की परसेंटेज 90 रहती है और एल्यूमिनियम की परसेंट 10 रहती है। रोल्ड गोल्ड को हम आर्टिफिशियल गोल्ड भी हम इसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रोल्ड गोल्ड के बाद है आपके पास शोल्डर। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम से इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है। शोल्डर किससे बना होता है? तो इसे बना होता है हमारे पास टीन, Sn लिखेंगे हम, साथ में लेड, Pb। तो टीन की परसेंटेज इसमें 75% रहता है, लेड हमेशा इसमें कितना रहता है? 25% रहता है। लास्ट है आपके पास स्टील। लास्ट नहीं दोस्तों, इसके बाद एक और है स्टील किससे बना आपके पास? आयरन प्लस कार्बन से स्टील बना होता है। ठीक है, आयरन की परसेंटेज इसमें मैक्सिमम होती है 98% आयरन और 2% इसमें क्या रहता है? कार्बन रहता है। लास्ट जो मैं बताऊंगा स्टेनलेस स्टील। दोस्तों यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि स्टेनलेस स्टील, एक तो दोस्तों स्टील अलग है, सिल्वर, जर्मन सिल्वर अलग है और स्टेनलेस स्टील अलग है। तो स्टेनलेस स्टील में आपका प्रेजेंट होता है क्या दोस्तों? आयरन, क्रोमियम, निकल। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको एटॉमिक टेबल, अगर एटॉमिक नंबर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लो। ठीक है दोस्तों, पहले क्रोमियम आता है, फिर मैग्नीज आता है, फिर आयरन आता है, फिर कोबाल्ट आता है, फिर क्या आता है? निकल आता है। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं दोस्तों। देखो, क्रोमियम आया, फिर मैग्नीज को छोड़ दो, फिर आयरन आया, फिर कोबाल्ट को छोड़ दो, फिर क्या आया? निकल आया। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्रोमियम, आयरन और निकल किस में रहता है? स्टेनलेस स्टील में रहता है। क्रोमियम की परसेंटेज रहती है आपके पास लगभग 2% और आपके पास निकल की रहती है लगभग 18%, 20%, और आपके पास आयरन की रहती है 80%। तो ये आपके पास इनकी परसेंटेज रहती है। परसेंटेज अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, एक और आपको अलॉय बता दूं जो रहता है अमलगम। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अमलगम किसका अलॉय रहता है दोस्तों? तो अमलगम रहता है हमारे पास मरकरी। किसका अलॉय रहता है? मरकरी का अलॉय रहता है Hg। ठीक है, मरकरी का ये अलॉय रहता है। एक और इसमें चीज आती है दोस्तों,
डेंटल अमलगम, क्या बोलते हैं हम उसको, डेंटल अमलगम। तो डेंटल अमलगम आपने देखा होगा, कई बार हम दांतों में भी इसका यूज करते हैं, सिल्वर फिलिंग के नाम से इसको फेमस है। तो इसमें दोस्तों हमारे पास क्या रहता है, एक मरकरी प्रेजेंट रहता है और साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें टिन प्रेजेंट रहता है। मरकरी और टिन हमेशा हम किस में यूज करते हैं, डेंटल अमलगम में यूज करते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट अलॉयज थे। देखो दोस्तों यहाँ पे मेंशन है ये सारे, ठीक है। एक बात याद रखना, सिर्फ रोल्ड गोल्ड में थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, निकल की जगह क्या होना था, यहाँ पे एल्यूमिनियम होना था। ये आपके इंपॉर्टेंट अलॉयज थे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो रहने वाला है हमारे पास वो रह रहा है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो आपको जनरली बता दूं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग बहुत एक दो बार एग्जाम में भी आया। कैल्सिनेशन में हम जब भी यूज करते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का यूज करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन की क्या मात्रा बिल्कुल कम होती है या होती ही नहीं है। और जो रोस्टिंग होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर का, मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। किसमें, एक्सेस ऑफ एयर का, किसमें, रोस्टिंग में। और जो हमारे पास कैल्सिनेशन का यूज होता है वो किसके लिए होता है, कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कार्बोनेट ओर को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो किस प्रोसेस का यूज करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। और जब भी सल्फाइड ओर को, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कार्बोनेट ओर को हम किस चीज का यूज करते हैं, तो कार्बोनेट ओर को हम करते हैं यूज आपका कैल्सिनेशन का, और सल्फाइड ओर को यूज करते हैं हम किसका, रोस्टिंग का यूज करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि एग्जाम में आया हुआ है। एग्जांपल है आपका, एक था आपका जिंक कार्बोनेट, मतलब जिंक कार्बोनेट, दोस्तों यहाँ पे एक और NC लगना था, जिंक कार्बोनेट। एक आपका जिंक सल्फाइड, एक आपका जिंक सल्फाइड, मतलब ZnCO3, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड ZnS। तो जब भी हम ZnS का यूज करते हैं हम किसके लिए दोस्तों, सल्फाइड है तो सल्फाइड का और किसके लिए होता है, इसको अगर हमारे को यहाँ से जिंक एक्सट्रैक्ट करना तो किस प्रोसेस का यूज करेंगे हम, रोस्टिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट में दोस्तों कौन सा और है, कार्बोनेट और है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करना तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, कैल्सिनेशन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख के एक इक्वेशन भी यहाँ पे जिंक कार्बोनेट की लिख देता आपको, ZnS + 3O2, तो ये बन जाएगा आपका ZnO जिंक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड ये निकल जाता है। तो ये जिंक सल्फाइड का हम किस में यूज करते हैं, रोस्टिंग में यूज करते हैं, और जिंक कार्बोनेट का हम यूज करते हैं कैल्सिनेशन में। और कैल्सिनेशन में हमेशा ऑक्सीजन की अब्सेंस रहती है और रोस्टिंग में हमेशा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रहता है। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है। इसको मैं आपको ट्रिक के साथ ही इसको लर्न करवाऊंगा। तो आपको एक बात और बता दूं, वैसे तो ये सिलेबस में कट चुके हैं, वैसे तो ये सिलेबस में कट चुके हैं, क्योंकि ये चैप्टर दोस्तों +1 का NCERT का चैप्टर है। पर कुछ ऐसे ओर्स हैं जो कि आपको 10th की बुक में भी मेंशन है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो हम साथ साथ ही सारे ओर्स को एक बार कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक। आपको इन ओरों को लर्न करने की ट्रिक आपको करवाऊंगा, बस आपने ट्रिक लर्न करनी और जल्दी से आपको फट से ये क्या हो जाएंगे, जल्दी से लर्न हो जाएंगे। तो सोडियम के ओर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम के और कौन से आते हैं, सोडियम क्लोराइड रहता है, सोडियम कार्बोनेट रहता है, सोडियम नाइट्रेट रहता है, सोडियम सल्फेट रहता है और बोरेक्स रहता है। बोरेक्स इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपको इसकी ट्रिक भी साथ साथ बता दूं, सोडियम नीचे चलो, सोडियम नीचे चलो, कार बहुत साफ है, कार बहुत साफ है। ये आपकी इसकी सोडियम के ओर्स को लर्न करने की ट्रिक है। तो इसके साथ साथ बता दूं, सोडियम नीचे से क्या बनेगा दोस्तों, नीचे से बनेगा नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, जो कि आपको यहाँ पे देख रहा होगा जिसका फॉर्मूला NaNO3 रहता है। लास्ट में बोला चलो से क्या बनेगा दोस्तों, क्लोराइड, चलो से क्या बनेगा, क्लोराइड, CHLORID। तो क्लोराइड का फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा दोस्तों, क्या रहता है, NaCl, जिसको हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार से क्या बनेगा, कार्बोनेट, कार से क्या बनेगा, कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, Na2CO3.10H2, जो कि वॉशिंग सोडा का भी फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट है आपके पास बहुत से बनेगा दोस्तों बोरेक्स, बहुत से क्या बनेगा, बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, Na2B4O7, इसका फॉर्मूला है बोरेक्स का। और बोरेक्स का यूज दोस्तों
क्लीनिंग के लिए भी करते हैं। एक छोटा सा पैकेट आता है बोरेक्स का जिसको आप एज अ क्लीनर यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका साफ, साफ से क्या बनेगा, सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या था, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4.10H2O। तो ये इसकी ट्रिक थी, सोडियम नीचे चलो, कार बहुत साफ है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बोरेक्स और सोडियम सल्फेट, ये इसके इंपॉर्टेंट और थे। नेक्स्ट आपके पास पोटेशियम, तो पोटेशियम के और आप आई होप लर्न ही कर लोगे। पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट आपके पास मैग्नीशियम के और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम की ट्रिक आपको जल्दी से बता दूं, मैग्नीशियम डोलोमत, मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो, मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो। हमें यूरोप जाना है, कहाँ जाना है, हमें यूरोप जाना है, हमें यूरोप जाना है। तो ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, अपने पास लिख लो, मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो, हमें यूरोप जाना है। तो हमें कहां जाना है, यूरोप जाना है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी दोस्तों, मैग्नीशियम से क्या बनेगा, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम से क्या बनेगा, मैग्नेसाइट। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे जिसका फॉर्मूला MgCO3 है। मैग्नेसाइट क्या था, MAGNESITE, मैग्नेसाइट। अगला क्या है दोस्तों, डोलोमत। तो डोलोमत से क्या बनेगा आपका, डोलोमत एक साथ वर्ड यूज है, तो डोलोमत से बनेगा आपका डोलेमाइट, DOLOMITE, डोलेमाइट। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों आपके पास, इसका फॉर्मूला है आपके पास MgCO3.CaCO3। नेक्स्ट आपके पास कार निकालो, नेक्स्ट क्या है आपके पास, कार निकालो। तो कार निकालो भी दोस्तों एक ही वर्ड है, कार निकालो से बनेगा कार्नेलाइट। क्या बनेगा दोस्तों, कार्नेलाइट, CARNALLITE, कार्नेलाइट। नेक्स्ट आपके पास हमें से कुछ नहीं बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास यूरोप, यूरोप से क्या बनेगा, इप्सम साल्ट। और ये वाला दोस्तों बहुत बार एग्जाम में भी आया है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इप्सम साल्ट। तो इप्सम साल्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, MgSO4.7H2O फॉर्मूला रहता है किसका, इप्सम साल्ट का। और इप्सम साल्ट का हम यूज करते हैं दोस्तों जब हमारे को पेन रिलीफ के लिए हम इसका यूज करते हैं, इप्सम साल्ट का। एक और बात आपको, जो कार्नेलाइट है हमारे पास वो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है। तो आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है, मैग्नीशियम डोलोमत कार निकालो, हमें यूरोप जाना है। मैग्नीशियम डोलोमत से क्या बनेगा, डोलेमाइट, कार निकालो से कार्नेलाइट, हमें से कुछ नहीं बनेगा, यूरोप से इप्सम साल्ट बनेगा। तो ये इसकी ट्रिक थी। नेक्स्ट आपके पास कैल्शियम का और क्या रहते हैं हमारे पास, सिंपल कैल्शियम के और है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपको लर्न रहेगा। नेक्स्ट आपके पास एल्यूमिनियम के और, हमेशा कंफ्यूजन रहता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के और में, बहुत बार यहां से एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है। तो एल्यूमिनियम के आपको ट्रिक बता दूं, एल्यूमिनियम की बुआ, एल्यूमिनियम की क्या बुआ, क्या कर रही है एल्यूमिनियम की बुआ, कराए, रो रही है। एल्यूमिनियम की बुआ कराए मुझे, क्यों रो रही है, मुझे इलायची दो, क्यों रो रही है, मुझे इलायची दो, मुझे इलायची दो। इलायची को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, आप यहां पे लिख भी सकते हैं, कैरेडम, कैरेडम, CARDA स्पेलिंग देख लेना, MOM, ये इलायची की कार्डेमम हम किसको बोलते हैं, इलायची को बोलते हैं। तो ये इसकी ट्रिक थी, एल्यूमिनियम की बुआ कराए मुझे इलायची दो। तो एल्यूमिनियम से क्या बनेगा दोस्तों, एल्यूमिनियम के और है, तो बुआ से क्या बनेगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुआ से क्या बनेगा। तो बुआ से बनेगा आपका बॉक्साइट, बुआ से क्या बनेगा, बॉक्साइट बनेगा। और बॉक्साइट यहाँ पे दोस्तों क्या फॉर्मूला रहता है, Al2O3.2H2O। क्राय, क्राय से क्या बनेगा, क्रायोलाइट, क्राय से क्या बनेगा, क्रायोलाइट। तो ये हमेशा कंफ्यूज करता है दोस्तों, क्या कंफ्यूज करता था, मैग्नीशियम के ओर में क्या था, कार्नेलाइट था, मैग्नीशियम के ओर में क्या था, कार्नेलाइट था। और ये कार्नेलाइट किसका ओर है, मैग्नीशियम का ओर है। और क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका ओर है आपके पास, क्रायोलाइट रहता है किसका ओर, एल्यूमिनियम का ओर। तो कई बार एग्जाम कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कार्नेलाइट और क्रायोलाइट दोनों ऑप्शन में दे देता है, जिससे हम क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। एक और आता है दोस्तों कैल्कोसाइट, आपको यही क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट आपको एक साथ क्लियर कर दूंगा कि किन बच्चों को कहां कहां डाउट रहता है। तो कैल्कोसाइट किसका ओर रहता है, हमेशा कॉपर का ओर रहता है। तो ये आपके पास तीन ओर हैं जो एग्जामिनर इन तीनों में क्या करता है, कंफ्यूज करता है।
लर्न कर लो। कार्नेलाइट हम मैग्नीशियम में यूज करते हैं, कायरोलाइट एल्यूमिनियम में यूज करते हैं और कैल्कोसाइट कॉपर में यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मुझे से कोई नहीं बनेगा, इलायची। इलायची को हम कार्डेमोम भी बोलते हैं, पर कार्डेमोम से याद सकते हैं आप कोरंडम। कार्डेमोम से क्या याद कर सकते हैं आप? कोरंडम। कोरंडम। तो आप इलायची की जगह कार्डेमम भी लिख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की बुआ कराए मुझे कार्डेमम दो, मुझे इलायची दो। और दो से क्या बनेगा दोस्तों? डिस्पर, DYSPORE, डिस्पर। तो डिस्पर किसका ओर है दोस्तों? देखो एल्यूमिनियम का ओर है। वहीं आपके पास एक हमने पढ़ा था डोलेमाइट। तो डोलेमाइट किसका ओर रहता है? डोलेमाइट रहता है आपके पास किसका ओर पढ़ा था हमने? मैग्नीशियम का ओर पढ़ा था। तो ये कंफ्यूज रहते हैं बच्चों को, दोनों ऑप्शन में आप एग्जामिनर देगा ही देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने लर्न कर लेना है, क्रायो जब भी वर्ड होगा तो एल्यूमिनियम, कायरो जब भी होगा, कार्नेलाइट जब भी होगा तो मैग्नीशियम, और कैल्कोसाइट जब भी होगा कॉपर। नेक्स्ट आपके पास कॉपर के ओर, ठीक है। इसकी भी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जल्दी से इस ट्रिक को लिख लो अपने पास। इसकी सिंपल सी ट्रिक है, क्यों 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 आरजू। आरजू एक लड़की का नाम है, क्यों आरजू, बड़ा अच्छा नाम है दोस्तों। क्यों आरजू कल मलेशिया चले। कहां चले घूमने? कल, कल नहीं दोस्तों, कल मलेशिया, MALASIA, कल मलेशिया चले। आरजू कहां चलिए? कल मलेशिया चलिए। क्यों आरजू कल मलेशिया चले, ये आपके पास ट्रिक है। तो ट्रिक से आपको बता दूं कि क्यों से क्या बनेगा दोस्तों? क्यूपराइट। क्यू से क्या बनेगा? क्यूपराइट बनेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट आपका आरजू, आरजू से क्या बनेगा? एजुराइट बनेगा। आरजू से क्या बनेगा? एजुराइट बनेगा। कल से क्या बनेगा दोस्तों? कैल्कोस। कल से क्या बनेगा? कैल्कोसाइट बनेगा, कैल्कोसाइट। और मलेशिया से दोस्तों क्या बनेगा? मेलेचाइट बनेगा, MALACHIT। क्यों आरजू कल मलेशिया चले? क्यूपराइट, एजुराइट, कैल्कोसाइट और मेलेचाइट किसके ओर है? कॉपर के ओर है। देखो दोस्तों यहाँ पे भी कैल्कोसाइट आया, तो ये कंफ्यूज करता है। कैल्कोसाइट आपका क्रायोलाइट और कार्नेलाइट तीनों ऑप्शन में दे देते हैं, वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास टीन के ओर। तो टीन के ओर आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, सिस्टर। टीन का ओर क्या रहता है? सिस्टर। सिस्टर से याद रखना, सिस्टर राइट, CISITER। बाकी सारी स्पेलिंग शुरू बस सी से शुरू होती है, सिस्टर की स्पेलिंग S से शुरू होती है। सिस्टर राइट, RYTE। तो सिस्टर राइट किसका ओर रहता है? हमेशा टिन का ओर रहता है, क्योंकि जो लड़की सिस्टर होती है हमारी वो क्या रहती है? टिन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लेड। लेड के ओर क्या? हमेशा गलेना सीरूसाइट, गलेना, गलेना सिट्रस। सिट्रस से भी याद रखना, ये भी दोस्तों बहुत कंफ्यूज करता है। सीरूसाइट, गलेना सीरूसाइट, SCIR, स्पेलिंग क्या थी? CIRUSITE, सीरूसाइट। तो सीरूसाइट किसका ओर है? लेड का ओर है। तो आपको मैं फिर से क्लियर करवा देता हूं। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट जब भी होगा तो किसका होगा दोस्तों? हमेशा मैग्नीशियम का होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जब भी होगा तो किसका होगा दोस्तों? आपके पास एल्यूमिनियम का होगा। अगला है सीरूसाइट, CIRUSIT। सीरूसाइट जब भी होगा तो किसका होगा दोस्तों? लेड का होगा। और एक है आपके पास कौन सा रहेगा? कैल्कोसाइट। कैल्कोसाइट जब भी होगा तो किसका होगा? कॉपर का होगा। ये जो चार ओर है, एग्जामिनर इन चारों ओर से ही हमारे को मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन डालता है, और ये चारों ओर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। तो आपको ट्रिक से याद करना है। नेक्स्ट आपके पास गोल्ड के ओर। तो गोल्ड के ओर आपको जनरली वैसे पूछे तो गए हैं नहीं, पर आपको ट्रिक बता दूं। कल बहरे ने सिल्वर नाइट मनाई। वैसे जुबल नाइट्स होती है, सिल्वर नाइट्स मनाई। तो कल बहरे से क्या याद रखना दोस्तों? कैल्बराइट। कल बहरे से क्या बनेगा? कैल्बराइट, CLABERIT, कैल्बराइट। और साथ में सिल्वर नाइट, सिल्वर नाइट्स। ये दोनों किसके ओर रहते हैं? गोल्ड के ओर रहते हैं। नेक्स्ट आपका रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बार एग्जाम में आती है, तो इसकी भी आपको मैं लर्न करने की ट्रिक बता दूंगा अभी जनरली साथ साथ ही। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? हमेशा सबसे पहले आता है हमारे पास पोटेशियम के, ठीक है। तो पोटेशियम, POTASSIUM। तो पोटेशियम को क्या लिख सकते हैं हम? प्लीज। पोटेशियम को क्या लिखा हमने? प्लीज। ट्रिक भी साथ साथ करवा रहा हूं। नेक्स्ट आपका सोडियम। तो सोडियम में क्या आता है? सोडियम। तो सोडियम को क्या लिखेंगे? प्लीज सोडियम स्टॉप, सोडियम स्टॉप, सोडियम स्टॉप, प्लीज स्टॉप।
अगला आपका कैल्शियम, Ca को क्या लिखते हैं हम, कैल्शियम। तो कैल्शियम प्लीज स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। नेक्स्ट आपके पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे हम, मैग्नीशियम प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मतलब मुझे कॉल करना बंद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, साथ साथ ही लर्न कर लो दोस्तों। एल्यूमिनियम, अगला क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ। नेक्स्ट आपके पास कार्बन, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कार्बन। और दोस्तों यहाँ पे कार्बन मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे कार्बन मेंशन कर लेना आपको, ठीक है। तो अक्यूट, अक्यूट, ठीक है। आगे आपका जिंक, आगे आपका जिंक, अक्यूट जैब्रा। तो ट्रिक क्या बनी दोस्तों, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अक्यूट जैब्रा, अक्यूट जैब्रा। नेक्स्ट आपके पास अक्यूट जैब्रा आई, आयरन, Fe को क्या लिखते हैं हम, आयरन, अक्यूट जैब्रा आई। अगला आपके पास पीबी, पीबी को क्या लिखते हैं हम, लेड। तो लेड क्या बनता है, आई लाइक, लेड से क्या बनेगा, लाइक, आई लाइक हर, एच से क्या बनेगा, हाइड्रोजन। तो आई लाइक हिम बोलो, चाहे आई लाइक हर बोलो, ठीक है, आई लाइक हर। अगर आपका जैबरा क्या है, आपका फीमेल है तो हर लिख लो, अगर जैबरा मेल है तो हिम लिख लो। तो आई लाइक हर। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, आई लाइक हर। आगे इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है सीयू, सीयू से क्या बनता है, कॉपर, सीयू से क्या बनता है, कॉपर। तो कॉपर क्या है, आई लाइक हर कॉल, कॉपर से क्या बनेगा, कॉल। अगे मरकरी, एच जी से क्या बनेगा, मरकरी, MERCURY। तो मरकरी आई कॉल, कॉल मरकरी से क्या बनेगा, माई। अगला आपके पास एजी, एजी क्या है आपके पास, सिल्वर, एजी क्या है, सिल्वर। तो कॉल माई स्मार्टेस्ट, कॉल माई स्मार्टेस्ट। अगला क्या है आपके पास, एयू, एयू से क्या बनेगा, गोल्ड। तो कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो ये आपके पास ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है आपके पास, प्लीज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो ये आपके पास ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। आपको एक और चीज बता दूं, जो सबसे ऊपर रहता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे क्या आपके पास गोल्ड है, तो वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, वो सबसे कम रिएक्टिव है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे वो क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है। तो नेक्स्ट आपके पास, इससे आपको एक क्वेश्चन दूंगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप जल्दी से इस ट्रिक को अपने पास लिख ले, स्क्रीनशॉट खींच ले, देख लो मैं बड़ा कर लेता हूं इसको, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जैबरा, आई लाइक हर, कॉल माई स्मार्टेस्ट गर्ल। तो इससे आपको जल्दी से एक जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है वो आपको जल्दी से करवाता हूं, एग्जाम्पल के साथ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहली रिएक्शन आपके पास FeSO4 प्लस Cu, ये आपके पास एक रिएक्शन है। एक रिएक्शन है आपके पास CuSO4 प्लस Fe। आपने बताना इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपने जनरली बताना है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, एक और बात याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज की, कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है आपके पास, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो हिंदी में लिख लेता हूं दोस्तों, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आयंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, वो आयंस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आयंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो अब आपको यहां पे क्वेश्चन है कि FeSO4, तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दो, FeSO4 प्लस Cu। तो यहां पे दोस्तों एक Fe है और यहां क्या है, Cu। तो आप मुझे रिएक्टिविटी सीरीज से देख के बताओ कि Fe और Cu में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। तो Fe कहां है आपका दोस्तों, यहां प्रेजेंट है, Fe यहां प्रेजेंट है, और Cu कहां प्रेजेंट है दोस्तों, यहां प्रेजेंट है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, जो ऊपर होता है। तो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो आपको यहां पे जो आंसर है, तो कॉपर अगर कम रिएक्टिव है, कॉपर क्या है,
कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो अगर कॉपर कम रिएक्टिव है तो इसके आयंस को क्या वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मैंने क्या लिखा दोस्तों कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आयंस को डिस्प्लेस कर देगा, पर यहाँ पे कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है। तो कॉपर अगर कम रिएक्टिव है तो आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकती। वहीं यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ क्या है, कॉपर है और यहाँ क्या है, आयरन है। तो इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या कर देगा, इसके आयंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये क्या बना देता है, FeSO4 प्लस Cu बना देगा। और इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे जब हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाली वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो आपको जनरली इतना पता होना चाहिए, जो सबसे ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आयंस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव था, किससे, कॉपर के आयन से, तो आयरन क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। वहीं यहाँ पे कॉपर कम रिएक्टिव था, किसके, आयरन के आयन से कम रिएक्टिव था, तो ये इसके आयंस को क्या डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऊपर वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नीचे वाली रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी चल गई, पर आपके जो भी टॉपिक है वो आपको सारे क्लियर करवाए गए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स से, क्योंकि मेटल्स आपका 8th की बुक में भी है और 10th की बुक में भी है। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग आपका 10th का टॉपिक है। जनरली बता दूं आपको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किस पे बेस होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस होती है। किस पे बेस रहती है, और लास्ट टॉपिक है हमारा ये, इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस होती है। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है एनोड, एक रहती है आपके पास एनोड, और एक रहती है आपके पास कैथोड। एक क्या रहती है, एनोड, और एक रहती है कैथोड। डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक रहती है एनोड, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। एक रहती है आपके पास क्या, एनोड, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, और एक रहती है आपके पास कैथोड, इसको मैं रेड से बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और जो एनोड होती है, जो एनोड रहती है आपकी, वो हमेशा क्या रहती है, इम्प्योर रहती है। ध्यान रखना दोस्तों, एनोड क्या रहती है, हमेशा इम्प्योर रहती है, इम्प्योर मेटल होती है। एनोड क्या रहती है, हमेशा इम्प्योर मेटल रहती है। और जो कैथोड रहती है वो क्या रहती है दोस्तों, प्योर मेटल रहती है। कैथोड क्या रहती है, प्योर मेटल रहती है। जो प्योर मेटल होती है वो हमेशा कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल से। किससे कनेक्ट रहती है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहती है। और जो आपकी इम्प्योर मेटल है वो कनेक्ट रहती है पॉजिटिव टर्मिनल से। वो किससे कनेक्ट रहती है, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहां भी आपको मेंशन कर देता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, इसका जो आपके पास एनोड है वो किससे कनेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो आपके पास कैथोड है वो किससे कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल से। इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो एनोड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, जो कैथोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो एनोड पे हमेशा किसकी रहता है, इम्प्योर मेटल रहती है, और कैथोड पे हमेशा क्या रहती है, प्योर मेटल रहती है। बीच में इनके दोस्तों क्या रहता है, हमेशा इलेक्ट्रोलाइट रहता है। देखो मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉटेड बना दिया। तो बीच में इनके अंदर क्या है, एक सोल्यूशन टाइप रहता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हमेशा किसका रहना चाहिए, जिसकी आपके पास मेटल है। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा किसका रहना चाहिए, जिसके आपके पास मेटल है। मान लो आप इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे किसकी, कॉपर की। मान लेते हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसकी करें, कॉपर की। तो जो इसके अंदर सॉल्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट का। साथ में कौन सा रहेगा, H2SO4 का रहेगा। H2SO4 क्या हमेशा गुड आपका इलेक्ट्रोलाइट रहता है। तो आपका एनोड जो रहेगा वो इम्प्योर मेटल, तो इम्प्योर मेटल किसकी रहेगी, कॉपर की। कॉपर की क्या रहेगी, इम्प्योर मेटल रहेगी। और प्योर मेटल भी किसकी रहेगी दोस्तों, कॉपर की रहेगी। तो अब क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स हो जाती है, ठीक है। और जो यहाँ से जो प्योर मेटल्स होगी, कॉपर वाली प्योर मेटल, वो कहाँ डिपॉजिट हो जाती है, हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है। तो एनोड की आपको रिएक्शन लिख दूं, क्या होती है एनोड की रिएक्शन। कॉपर टूटता है दोस्तों किसमें, कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। और वही 2 इलेक्ट्रॉन बाद में, वही 2 इलेक्ट्रॉन फिर से गेन करके क्या बना देते, कॉपर बना देते। तो आपको जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक प्रकार से इम्प्योर मेटल को क्या कर सकते हैं, हम प्योर कर सकते हैं। एक प्रकार से प्रोसेस होती है जिसमें हमेशा इम्प्योर मेटल किस में लेते हैं, हमेशा एनोड पे लेते हैं, और प्योर मेटल किस पे रहते हैं, हमेशा कैथोड पे रहते हैं।
तो इम्प्योर मेटल्स क्या रहती है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं हम, एनोड को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। आपको जनरली डायग्राम में भी बता दूं, ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा कॉपर जो होते हैं, देखो कॉपर की इम्प्योर थी, यहाँ पे कॉपर की क्या थी, प्योर थी। तो जो कॉपर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में टूटते हैं, ये टूट जाते हैं हमेशा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से होते होते यहाँ को आते हैं, ठीक है। और जो Cu2 पॉजिटिव जो टूटा था उसको कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव निशान है, और कैथोड पे कौन सा निशान होता है दोस्तों, नेगेटिव निशान होता है। तो इनको कौन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये नेगेटिव निशान अट्रैक्ट करता है। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है वो किस पे डिपॉजिट होना शुरू कर जाते हैं, कैथोड पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो यही हमारे पास इलेक्ट्रोरिफाइनिंग प्रोसेस है। आप जनरली यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड एंड द स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड। A solution of the metal is used as an electrolyte. On passing the current through electrolyte, the pure metal from the anode dissolved into electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited on the cathode. The solution impurities goes into solution where the insoluble impurities settle down at the bottom. हाँ, एक और बात बता दूं इसमें दोस्तों, जो impurities थी, तो इसमें दो प्रकार की impurities रहती है आपकी, एक soluble और एक insoluble। soluble और एक रहती है इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज होती है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स हो जाती है, और जो इनसोल्यूबल रहती है वो कंटेनर के लास्ट में डिपॉजिट हो जाती है, यहाँ जैसे इनसोल्यूबल डिपॉजिट हो जाती है। तो इसको हम कई बार एनोड मड भी इसको वर्ड यूज कर देते हैं। यही हमारे पास इलेक्ट्रोरिफाइनिंग टेक्निक थी। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अगर आपको हमारी पीडीएफ प्रोवाइड करवानी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे पास इंस्टा पे आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, और आज की वीडियो के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।